इटली का एकीकरण हो रहा है, ठीक है। और इटली के एकीकरण की दफा और दिफा कैसे तय हुई, इटली के एकीकरण में राष्ट्रवाद की क्या भूमिका रही, राष्ट्रवाद ने अपनी भूमिका कैसे निर्वाह की, इसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन आज हम जब शुरुआत करेंगे इटली के एकीकरण की, तो इटली के एकीकरण को हम 3 पार्ट में बांट कर देखेंगे। पहला तो इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, और इसके बाद इसमें इसके सहायक तत्व कौन से रहे थे, इसके सहायक तत्व कौन से रहे थे, ठीक है, सहायक तत्व कौन से रहे थे इसमें, इसको हम बताएंगे आपको। और इसके बाद इसमें विभिन्न कारकों की भूमिका क्या रही थी, विभिन्न कारकों की भूमिका क्या रही थी, विभिन्न कारकों की भूमिका क्या रही थी, और परिणाम क्या हुआ था। ठीक है बच्चों, हम इतना लेके चलेंगे, राइटिंग समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इटली का एकीकरण शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग पृष्ठभूमि समझिए कि पृष्ठभूमि इसके पीछे की थी क्या, ठीक है, पृष्ठभूमि से समझने का प्रयास कीजिए। ये आप पहले हम इटली का मैप आपको दिखाए, वर्ल्ड मैप में हमने आपको दिखाया कि इटली एक तरीके से, अगर हम वर्ल्ड मैप पे जाते हैं तो हम इटली को देखते हैं। इटली आप, हमने बताया मेडिटेरियन सी आप देख रहे हैं, इटली यहाँ पे है, ठीक है। अब इटली के अगर हम वास्तविक मैप पे आते हैं तो हम पाते हैं कि भाई जो इटली है, इसमें आप पहले कुछ स्थानों के नाम देखिए अलग अलग, तब आप समझेंगे। ये आप पिडमॉन्ट देख रहे हैं, एक राजतंत्र था ये पिडमॉन्ट, यहाँ पे इमैनुअल द्वितीय, उनके पहले चार्ल्स एल्बर्ट का शासन था, बस इतना अभी ध्यान रखिए। ये आप सार्डिनिया देख रहे हैं, जो एक कलर देख रहे हैं, ये दोनों पिडमॉन्ट सार्डिनिया, ये राजतंत्र के अधीन ही था, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये लोम्बार्डी और वेनेसिया देख रहे हैं, जिसे वेनिस भी आप कहते हैं, लोम्बार्डिया और वेनेसिया। तो इसे लोम्बार्डी और वेनेसिया जो था, इसका कलर आप देख रहे हैं हल्का आसमानी कलर है, तो ये आसमानी कलर ऑस्ट्रियन एम्पायर को दिखा रहा कि उस समय तक ये ऑस्ट्रियन एम्पायर में थे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। और आपको बताए थे ऑस्ट्रियन एम्पायर में एक तरीके से हैब्सबर्ग वर्ग का शासन चल रहा था। और जो आप ये देख रहे हैं परमा, ये देख रहे हैं परमा मैडना टस्कनी, ठीक है, ये परमा मैडना टस्कनी का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये देखिए परमा मैडना और टस्कनी का ये जो एरिया देख रहे हैं, तो परमा मैडना टस्कनी में यहाँ पे हैब्सबर्ग वर्ग का शासन था। ये आप रोम का क्षेत्र देख रहे होंगे, ये वाला कलर जो देख रहे हैं, रोम, आधुनिक रोम, जहाँ पोप बैठते थे, ये पोप का क्षेत्र था, ठीक है, ये पोप का क्षेत्र था। और ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, नेपुल्स और सिसिली, यहाँ बुर्बो वंश का शासन हुआ था। मैंने बताया था वियना कन्वेंशन में यहाँ 2 जगह बुर्बो वंश के शासक को लाके बैठा दिया गया था। ये यहाँ पे परमा मैडना और टस्कनी में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बैठा दिया गया था लाके किसको, हैब्सबर्ग वर्ग को। और ये पिडमॉन्ट और सार्डिनिया, यहाँ पे एक तरीके से विक्टर एमेनुअल का शासन था। मेन इटली जो सिमट के रह गया था, ये पिडमॉन्ट और सार्डिनिया समझ के चलिए कि इतने में ही जो इटली का एक कह सकते हैं जो नाम मात्र का इटली वो बचा, नहीं तो अलग अलग क्षेत्रों में इतना विभाजित कर दिया गया इटली को। और ये लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया ने रख लिया था। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्षेत्रों से आप लोग रूबरू हो गए, पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, परमा मैडना टस्कनी, रोम, नेपुल्स और सिसिली। 2 क्षेत्र और देखिए, एक क्षेत्र है सेवाय का, सेवाय लिखा हुआ है ना, सेवाय का क्षेत्र, और ये नीस का क्षेत्र। इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगर अब सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ती जाएगी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम यहाँ से, मैप से आप लोग रूबरू हो गए कि मैप में, इटली के मैप में है क्या चीज, एक कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, आखिर एकीकरण कैसे होगा, चीजें आगे बढ़ना शुरू हुई। अभी कंफ्यूजन जहाँ रहिएगा बता दीजिएगा, बिना मैप को समझे आप लोग आगे मत बढ़िएगा। पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेसिया ऑस्ट्रिया का, उसके बाद परमा मैडना टस्कनी हैब्सबर्ग वर्ग का, और रोम आपका पोप का, नेपुल्स और सिसिली बुर्बो वंश का।
इटली इतने भागों में बट गया था और कहा गया था इटली एक महज भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, नेपोलियन ने कहा था। हमने क्या कहा था, हालांकि इटली तो और बटा था, नेपोलियन ने उसको भी कुछ हद तक संगठित करने का काम किया था। नेपोलियन का भी हम बताएंगे, नेपोलियन का योगदान क्या रहा था इटली में। इटली के लोगों में हमने क्या कहा था, इटली के लोगों में एक स्वतंत्रता की भावना बहुत पहले से थी। अगर आप लोग जान रहे होंगे तो हमने इटली के बारे में बताए थे, इटली समृद्ध भी था। आप लोग लिखने के पीछे बाद में जाइएगा, सब कुछ लिखाएंगे, मैप भी बना लेंगे, आप लोग मैप का पूरा मौका देंगे, क्योंकि अगर अभी आप लोग समझेंगे नहीं ना तो फिर आपको फिर अभी उलझ जाएंगे। एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सारी कहानी उसके देखिएगा कि एकीकरण की कहानी कैसे संभव हो पाई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई जो आप एक तरीके से नेपोल फिफली इतने भागों में बटा हुआ देख रहे हैं, तो शुरुआती स्थिति ये थी कि भाई जो रोम है, रोम में एक तरीके से पोप का शासन था, मतलब एक कैथोलिक चर्च और कैथोलिकों की भूमिका थी। और फ्रांस हमने क्या कहा था, एक कैथोलिक राज्य था, अपने को कैथोलिक राज्य घोषित किया था, पीछे बताए थे कैसे किया था। शुरुआत में हमने बताया किस किस प्रकार से लुई 14 के पहले ही और वहाँ पे किस प्रकार से बाद में उन लोगों ने जीतने के बाद अपने को कैथोलिक राज्य घोषित करते हुए कैथोलिकों का देश घोषित किया था। तो ये क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पे रोम है, यहाँ पे अपनी फ्रांस सेना रखता था इनकी सुरक्षा के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ रही थी। बात आती है कि अब भाई इसके एकीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है। तो एकीकरण की शुरुआत सबसे पहले पीडमोंट सार्डिनिया का जो शासक था एल्बर्ट, इसने प्रयास किया था। इसने 2 बार प्रयास किया कि एक बार ऑस्ट्रिया को हरा के लोम्बार्डी और वेनेसिया छीन लें, अपना फिर से अपने क्षेत्र में शामिल कर लें। बट चार्ल्स एल्बर्ट सफल नहीं हो पाया, जो पीडमोंट और सार्डिनिया का राजा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पीडमोंट सार्डिनिया एक ही भाग था। ये उसी तरीके से समझ लीजिए कि भारत में है तो अंडमान थोड़ा सा अलग दिख रहा है द्वीप, तो एक द्वीपीय देश है, बट एक पीडमोंट सार्डिनिया एक ही शासक के अंतर्गत आ रहा था। तो चार्ल्स एल्बर्ट ने प्रयास तो किया कि इसको हम हासिल कर लें, बट हासिल नहीं कर पाया। तो बच्चों क्यों नहीं हासिल कर पाया बात होती है, उसका था इटली अकेला चलेगा नारा देता था। इटली फेरा, उसका इटली एक वर्ड था, इटली फेरा करके है, एक मिनट उसका नाम हम आपको बताएं, इटली फाराडासे। तो इटली फाराडासे इटालियन नेम है, तो इटली फाराडासे नाम से कहता था इटली अकेला चलेगा। वो सफल नहीं हो पाया। जब सफल नहीं हो पाया और उसके यहाँ पे जानी रहेंगे जनता का विद्रोह हो रहा था, जनता का विद्रोह अपने राजतंत्र के खिलाफ चल ही रहा था 1848 तक। तब उसने क्या किया, 1848 में विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में, इमैनुअल द्वितीय नाम था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, और विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में अपने पद को त्याग दिया। अब हाँ, चार्ल्स एल्बर्ट ने। अब यहाँ का राजा कौन बच गया बच्चों, पीडमोंट सार्डिनिया का विक्टर इमैनुअल द्वितीय बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय तो बन गया, एक बात ये उठती है भाई इटली वालों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय कहाँ से हुआ था। तो मैंने बताया कि उसका आधार जो है नेपोलियन ने तैयार कर दिया था, क्योंकि नेपोलियन जब अपने क्रांति का प्रसार कर रहा था, मतलब अपने क्षेत्र का प्रसार कर रहा था, तो एक बार कब्जा कर लिया था इटली के भी कुछ क्षेत्रों पे, बताया था आपको। और इटली को भी उसने एक तरीके से बटा हुआ इटली को भी प्रशासनिक आसानी के लिए कुछ भागों में एक करके कर दिया था उसने। मैंने आपको बताया था कि इटली पहले बटा हुआ था, उसको भी उसने कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक आसानी हो जाए, कुछ क्षेत्रों में संगठित कर दिया। और बाद में जब अब संगठित कर दिया, एक काम इसने किया, दूसरा काम उसने किया कि चूंकि जब ये हमारा क्षेत्र है, यही तो हुआ ना कि अगर हम भाई तुम्हारे यहाँ शासन करें, हमारा क्षेत्र है, तो नेपोलियन ने उसको उपनिवेश समझकर वहाँ का शोषण करना शुरू कर दिया। अब उपनिवेश समझ के तुम इसका शोषण करोगे तो जनता तो उसके खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाएगी। और जब तुम्हारे यहाँ फ्रांस में तुम लोग अपने राजा को पलट दिए हो राष्ट्रवाद के नाम पर, अपने स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के नाम पर, तो उसके विचार तो अपने घर में भी आएंगे। तो ये लोग कहेंगे हम भी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आधार पर क्यों ना यहाँ पे विदेशियों को भगा दें। तो इस तरह राष्ट्रवाद का उदय यहाँ पे हो चुका था, बट अभी ये क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो जब क्षेत्र अलग अलग राजा अलग अलग राजवंश के क्षेत्रों में बटा हुआ था, तो बात उठ रही थी कि एक कैसे होगा, किसके नेतृत्व में एक हो, किस राजतंत्र के नेतृत्व, पीडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में एक हो, कि हैब्सबर्ग जो परमा मेडना टस्कनी है इसके नेतृत्व में इसका एकीकरण हो, कि नेपोल फिफली जहां बुर्बो वंश है इनके नेतृत्व में एक हो, या कि जो रोम में बैठा पोप है उसके नेतृत्व में एक हो। तो अब बात होती थी किसके नेतृत्व में एक हो। कहानी आप यहां तक बिल्कुल स्पष्ट है आपके दिमाग में। एक बात चल रही थी कि एकीकरण इसका कैसे हो।
तो इसका प्रथम प्रयास, अभी 48 पे रुके रहिएगा, यहाँ इमैनुअल विक्टर को आ गए हैं शासन में, यहाँ तक समझ के अभी रुके रहिएगा। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि इसका एकीकरण, जो इटली का एकीकरण होगा वो कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। तो इसका सर्वप्रथम प्रयास एक मैजनी थे, जिसे कहा जाता है कि इटली के एकीकरण के दिमाग थे, इटली के एकीकरण का दर्पण देने वाले व्यक्ति थे। उनका कहना था इटली का एकीकरण गणतंत्रवादियों के अंतर्गत होना चाहिए। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, गणतंत्रवादियों के नेतृत्व में इसका पूरा एकीकरण होना चाहिए, वो कहते थे। उसके बाद जो दूसरे आते थे, जो पीडमॉन्ट सार्डिनिया में बैठे लोग हैं, इनका कहना था कि राजतंत्र के नेतृत्व में एक होना चाहिए, वो भी पीडमॉन्ट सार्डिनिया के राजतंत्र के नेतृत्व में चीजें एक होनी चाहिए, इटली का एकीकरण होना चाहिए। नौ गल्फवादी भी कहा जाता है, हालांकि कुछ ऐसा मानने वाले उनको कहा जाता है, रूढ़िवादी जो थे उनका मानना था पोप के अंतर्गत चीजें एक होनी चाहिए। बात बन नहीं पा रही थी। हमने कहा जब चार्ल्स एल्बर्ट ने एक प्रयास किया था 1848 के पहले क्रांति के समय, उसी समय मैजनी ने भी अपना एक यंग इटली नाम से एक दफ्तर बनाया था 1830 में। जब क्रांति हुई थी 1830 की, तो इटली में भी वो क्रांति भड़की थी, बट उसको आगे बढ़कर दबा दिया था। हमने कहा था कि वो दबा दी गई थी क्रांति, मजबूरन जो है मैजनी को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। मैजनी का एक शिष्य था, उसका नाम था गैरीबाल्डी। मैजनी का शिष्य था, उसका नाम था गैरीबाल्डी। तो भाई जो उसका शिष्य अगर गैरीबाल्डी है, तो अगर उसका कोई शिष्य है तो जैसा उसका विचार तो फिर उसके शिष्य का विचार। तो उसके शिष्य का भी विचार क्या था कि उसके शिष्य का भी विचार यही था कि जो देश का एकीकरण हो, इटली का एकीकरण हो, वो भी गणतंत्र के तरीके से हो। बात यहाँ तक आगे चल रही थी। बट हमने कहा कि 1830 के बाद जब एक बार क्रांति, जब एकीकरण की प्रयास को या क्रांति के प्रयास को दबा दिया गया, बीच में जब चार्ल्स एल्बर्ट ने प्रयास किया उसके प्रयास को भी दबा दिया गया। अब आता है समय काल 1848, और 1848 की क्रांति के बाद जब पीडमॉन्ट सार्डिनिया में विक्टर इमैनुअल द्वितीय शासन संभालता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कहीं भी? विक्टर इमैनुअल द्वितीय जब शासन संभालता है तब इसका एक प्रधानमंत्री काबूर बनता है। अभी तक मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, एक मैजनी बताया और मैजनी का शिष्य गैरीबाल्डी बताया, और तीसरा नाम अब काबूर का बता रहे हैं। इन तीनों के बारे में कहा जाता है तीनों दिमाग थे इटली के एकीकरण के, ठीक है ना। अगर मैजनी विचार था इटली और काबूर कूटनीतिक था और गैरीबाल्डी तलवार था, जिसके तीनों के समग्र प्रयास से इटली का एकीकरण हुआ है। तो अब 1848 में आइए, जब पीडमॉन्ट सार्डिनिया, जो यहाँ का पीडमॉन्ट सार्डिनिया का शासक है इमैनुअल विक्टर द्वितीय, उसका एक प्रधानमंत्री काबूर था। काबूर का दिमाग काम करना शुरू किया। शुरुआत में वो चूंकि राजतंत्रवादी था, गणतंत्रवादियों के प्रयास को बहुत ज़्यादा सही नहीं समझेगा, बट चाहता था कि राजतंत्र के अधीन इटली का एकीकरण हो, बट वो संवैधानिक राजतंत्र के अधीन होना चाहिए। जब बात हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, बार बार हम यहाँ पे नहीं समझाएंगे, ठीक है। अब प्रयास शुरू करता है कि प्रयास किया क्या जाए। 1848 के बाद सोचता है कि प्रयास किया क्या जाए। उथल पुथल का दौर तो चल ही रहा था। विक्टर इमैनुअल द्वितीय शासन संभालता है, काबूर का दिमाग काम करना शुरू करता है। तब तक बच्चों एक बड़ी घटना घटित होती है, और बड़ी घटना होती है क्रीमिया का युद्ध। आपने सुना होगा, बड़ा फेमस नाम आपने सुना होगा, क्रीमिया का युद्ध, ठीक है। क्रीमिया का युद्ध का समय काल 1854 और 56। बट रटिए मत, हम आपको क्रीमिया दिखाते हैं कहाँ पे है। आज आपका यूक्रेन आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन देख रहे हैं जहाँ पे रसिया ने हमला बोला है, जिसका रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ये जो छोटा सा देखिए यहाँ पे एक देश लटक रहा है, यहाँ पे मतलब देश कहेंगे, उसका पार्ट लटक रहा है यूक्रेन का नीचे से। ये ब्लैक सी अगर उस पर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट देख रहा, इसका हाँ यूक्रेन का मैप अगर ओपन हो जाता है तो ज़्यादा साफ दिखेगा। चलिए हम आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए क्रीमिया, ये पूरा यूक्रेन खुल गया, और इसका ये पार्ट जो है क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है, ये ब्लैक सी में। आप समझ रहे हैं ना। अगर इसमें हम जाते हैं, ये आप अगर देखिए यूक्रेन का मैप देख रहे हैं, यूक्रेन का ये जो क्रीमिया है, यूक्रेन का बड़ा मैप ही खुल गया है, ये क्रीमिया वाला पार्ट। तो क्रीमिया का युद्ध होता है, होगा किसके किसके बीच, इस मैप में आप ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे बच्चों। एक टर्की
और रसिया के बीच, टर्की और रसिया के बीच यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन तब तो पार्ट ऑफ उसी का था। ब्लैक सी हमेशा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि रसिया जैसे जायंट को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक सी में, क्यों आजकल अभी युद्ध का आयार में पढ़ाएंगे, ब्लैक सी में इनका प्रभुत्व होने नहीं देना चाहता है। अगर ब्लैक सी में पश्चिमी शक्ति आके बैठेंगे रसिया को हमेशा डर बना रहेगा। ये ब्लैक सी का आप लोकेशन देखिए, मेडिटेरियन सी के ऊपर ब्लैक सी। तो यहाँ पे टर्की जो तत्कालीन उस समय कह सकते हैं ऑटोमन साम्राज्य का पार्ट था, अब इसका युद्ध होता है रसिया के साथ। कहानी देखिए, कहानी, हाँ टर्की मतलब तुर्की, तत्कालीन ऑटोमन साम्राज्य, तब तुर्की का आप क्षेत्र ले लेंगे। तो इसका युद्ध होता है किसके साथ? तुर्की का रसिया के साथ युद्ध होता है और क्रीमिया का युद्ध होता है। और इसके पहले 1854 के पहले 1815 में, चलिए बच्चों 1815 में जब वियना कांग्रेस हो रहा है, ध्यान रखिए वियना कांग्रेस हो रहा है, और वियना कांग्रेस में कौन कौन साथ है? ऑस्ट्रिया, रूस, प्रूसा, इंग्लैंड, ठीक है ना, ये लोग साथ थे फ्रांस के खिलाफ। कहानी देख रहे हैं, स्थिति का परिवर्तन देखिए कैसे हो रहा। लेकिन रूस से हमेशा सतर्क रह रहा इंग्लैंड, उसको पता है कि रूस को इतना मजबूत मत करो कि यूरोप की जो है शक्ति संतुलन को वो बिगाड़ दे। यूरोप को, इसको, रूस को भी, रूस एक बड़ा जायंट है, इसको कंट्रोल करके रखना अनिवार्य है। इसीलिए जब रूस ने कन्फर्ट ऑफ यूरोप के पैरेलल पवित्र संघ की स्थापना की थी, एक संघ बनाया था, इन्हीं देशों से कहा जब हम तुम्हारे कन्फर्ट ऑफ यूरोप में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं तो आप हमारे पवित्र संघ में बना रहे हैं, इसमें आके आओ। तो पवित्र संघ में इंग्लैंड शामिल नहीं हुआ था क्योंकि वो रूस की शक्ति को कभी बढ़ने नहीं देना चाहता था। और एक मौका आ गया क्रीमिया का युद्ध। जैसे आज रसिया यूक्रेन में उलझ गया, वैसे वो गलती कर बैठा क्रीमिया वाले में। और गलती क्या कर बैठा? क्रीमिया का युद्ध, इसलिए उसके लिए क्रीमिया महत्वपूर्ण था ब्लैक सी को देखते हुए कि अगर यहाँ तक वो मजबूत रहेगा तो ब्लैक सी पे उसका नियंत्रण बना रहेगा। अब जब 1854 में क्रीमिया का युद्ध हो जाता है तो क्रीमिया के युद्ध में देखने के लिए अभी तक क्या है, इस पूरे यूरोप की जो अनस्टेबिलिटी है उसको नियंत्रण करने का काम कौन कर रहा? मेटरनिक कर रहा था कि नहीं? ऑस्ट्रिया ही सारे नियम बना रहा था कि नहीं बना रहा था? उसका साथ रूस भी एक तरीके से दे रहा था, तब फ्रांस को कंट्रोल किए हुए थे। यहाँ तक ठीक था। तो ये होना ये चाहिए था कि जब यहाँ पे युद्ध हो रहा है, किसका किसका? रसिया और टर्की का, ऑटोमन साम्राज्य का, तो ऑस्ट्रिया को साथ देना चाहिए था, साथ देना चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हारे साथ था उसके पहले। अगर तुम क्यों, अब अगर मान लीजिए इसको बैलेंस करना होता तो तुम दो रूढ़वादी ताकत थे, ऑस्ट्रिया में भी राजतंत्र था, पुराना राजतंत्र था, और तुम्हारे इसके यहाँ भी पुराना राजतंत्र था। और यहाँ पे तो तुमने जबरदस्ती राजतंत्र कई देशों में दोबारा बैठाया था, बट तुम्हारे दो देशों में रूढ़वादी राजतंत्र मौजूद था। अगर तुमने साथ दिया होता रसिया का तो यूरोप को बैलेंस करना ऑस्ट्रिया के लिए हमेशा अच्छा रहता। आप देखिए यथार्थ और सिद्धांत का अंतर देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आप उस यथार्थ और सिद्धांत का अंतर समझ पाएंगे कि सिद्धांतिक रूप से कई बार कुछ कहते हैं, यथार्थ रूप से कुछ अलग होता है। आप मान लीजिए बहुत अच्छे दोस्त हैं, अधिकतर बच्चों में देखा जाता है, आप दो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ समान है, लेकिन एक उस पर आके कई बार कंपटीशन की भावना आ जाती है कि हमसे आगे ना निकले, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाती है ये चीज़ें कि जहाँ पहली और दूसरी रैंक के लिए रहेगा तुम सोचो पहला इसका आ जाए दूसरा इसका रहे, या ये नहीं चाहोगे कि आगे निकले। यहाँ भी बात वही हो रही है। एक कैसा देश है, रसिया का धर्म क्या है? कैसा धर्म है रसिया का? ईसाई कैथोलिक को मानने वाले लोग हैं। और फ्रांस में कैसे लोग कैसा मानने वाले लोग हैं? कैथोलिक राज्य भी है, बता चुके थे ना कि अपने को कैथोलिक राज्य घोषित किया है फ्रांस ने भी। ऑटोमन साम्राज्य कैसा राज्य है? टर्की वाला कैसा राज्य है? इस्लामी टर्की वाला, तुर्की लोग वहाँ शासन कर रहे हैं, इस्लामी राज्य है। इसका मतलब जब इस्लाम और क्रिश्चियन का युद्ध हो रहा तो क्रिश्चियन को किसके साथ खड़ा होना था? क्रिश्चियन के साथ खड़ा होना था। लेकिन यहाँ यथार्थ क्या हुआ? फ्रांस साथ दे रहा टर्की का। हाँ, फ्रांस टर्की का साथ दिया क्रीमिया के युद्ध में। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। कहा जाता है क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, कहानी देखते जाइए क्या हुआ है, पूरा आईआर वहाँ समझेंगे। फ्रांस का लेकिन बाद में कन्फर्ट ऑफ यूरोप में शामिल कर लिया गया था फ्रांस। फ्रांस की स्थिति बैलेंस हो गई थी। नेपोलियन तृतीय जब शासन बैठा एक तरीके से राजा के रूप में, शासक के रूप में बैठा, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से धर्म युद्ध टाइप में है ना क्रीमिया का युद्ध, क्योंकि दो अलग अलग लोग आपस में लड़ रहे हैं। इंग्लैंड ने क्या सोचा, यही मौका है रसिया को, जो बड़ा जायंट है, एक बार हरा दिया जाए। और फ्रांस को भी लगा कि रसिया को कमजोर कर दो,
क्योंकि हमारे खिलाफ जो आप कह रहे हैं कि एक बार दिमाग में था हमारे खिलाफ आया था, धर्म तो नंबर 2 पे रहेगा, पहले इसकी ताकत हेजेमोनी को डाउन करो। तो ये क्या करेंगे, इंग्लैंड और फ्रांस आ जाएगा टर्की का साथ देने के लिए, तुर्की का साथ देने के लिए आ गए। होना ये चाहिए था ऑस्ट्रिया को रसिया का साथ दे देना चाहिए था, ऑस्ट्रिया किनारे बैठा रहा, देखता रहा। हाँ, वो भी तुर्की का साथ देगा, वो कभी नहीं चाहता इतना मजबूत हो। कौन? समय के दुश्मन थे, उस समय थे ना, आपका दुश्मनी रहेगा ये, उस तत्कालिक समय दुश्मन थे ना। अब तो स्थिति परिवर्तित हो गई, नेपोलियन जब था तब दुश्मन थे ना, नेपोलियन तो जा चुका है अब। तो स्थिति, हमने कहा कोई, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय में IR में क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या कहा जाता है, ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ठीक है ना। कभी कोई दोस्त हो सकता है, कभी कोई दुश्मन हो सकता है। तो परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी कहीं चलती नहीं है, और कुछ भी परमानेंट नहीं होता, हो यहाँ वही रहा। अब चलिए उसके बारे में चर्चा करें, अभी आप लोग यहीं पर रहिए। क्रीमिया का युद्ध हुआ 1854 में, बात हुई फ्रांस और इंग्लैंड ने साथ दे दिया टर्की का, ऑस्ट्रिया मूक दर्शक बन के खड़ा रहा। उसका मामला ये था कि भाई हम इंग्लैंड के खिलाफ कैसे जाएं। वो डर ये रहा था कि हम जाएंगे, हमारे साथ कहीं ना कहीं दिया था, हम उसके क्या जाएं, कहाँ क्यों जाएं। तो बेचारा खड़ा होकर देख रहा था, उसको जाना था। अगर वो चला जाता और रसिया जीत जाता, कल को यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती, अभी जो आगे हुई है उसमें इनका साथ देने के लिए रूस आ जाता। लेकिन जब ऑस्ट्रिया अकेले युद्ध मैदान में खड़ा होगा तो रूस भी खड़े खड़े ही देखेगा कि भाई साहब आज से 10 साल पहले तुम जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम हमारे साथ आए नहीं। हाँ, अब तुम्हारे ऊपर संकट आया तो तुम संभालो, हमारा जो होना तो हम हमारी इज्जत तो जा चुकी क्रीमिया में, क्रीमिया के युद्ध में। हाँ, क्रीमिया स्थान का नाम है बच्चों, क्रीमिया जब, हाँ क्रीमिया का युद्ध इसलिए कहा जाता है, क्रीमिया नामक स्थान पे, वही तो मैप में आपको दिखाया बच्चों, ये क्रीमिया लिखा है, क्रीमिया पेनिनसुला, ये पूरा क्रीमिया नाम है, यहाँ युद्ध हो रहा है इसलिए क्रीमिया का युद्ध बोलते हैं भाई, ब्लैक सी में। ये क्रीमिया अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप ब्लैक सी देख रहे हैं ना, वर्ल्ड मैप में ब्लैक सी देख रहे हैं, ब्लैक सी देख रहे हैं। अगर यहाँ पे कंट्रोल, मान लीजिए रसिया यहाँ तक पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो अब रसिया के लिए मेडिटेरियन सी या यूरोप का रास्ता आसान है, यूरोप को खतरे में है। लेकिन अगर तुम रसिया को यहीं पे रोक रखोगे और यहाँ तक यूरोप के देश पहुँच जाएंगे, तो पहले तो इनकी लड़ाई का जो, आप दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, आप चाहेंगे कि आपकी लड़ाई आपके सीमा पे हो, आप अपने सीमा से हट के दूसरे की सीमा पे जाके लड़ना प्रयास करेंगे, कहेंगे 10 कदम आगे लड़ाई हो, मान लो कभी जीत हारो तो वहाँ पे जीत हारो, वहाँ के लोग मरे, अपना देश सुरक्षित रहे। तो इनका मानना था कि ये ब्लैक सी वाला जो मामला है, यूक्रेन जो रसिया है इसको ब्लैक सी के उधर ढकेल के रखो और ब्लैक सी पे भी यूरोप का प्रेजेंस बना रहे, क्योंकि अगर एक बार रसिया पूरा ब्लैक सी को कब्जा लेता है, ब्लैक सी पे उसका पूरे उसके जो जहाजी बेड़े यहाँ पे आ जाते हैं, तो अगला उसका रास्ता मेडिटेरियन सी का होगा, मेडिटेरियन सी पे इन देशों के लिए खतरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए ब्लैक सी में ही उनकी ताकत को ब्लैक सी के पीछे ही रखना चाह रहा। अब आज भी वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। टकिया, अगर इसको टर्की को आप पीछे पे बैक कर रहे हो, यूक्रेन को आप बैक कर रहे हो, उसका मानना है कि भाई ये ब्लैक सी पे पूरा इनका आधिपत्य ना होने पाए, वहीं उलझा रहे। और रसिया कहता तुम हमारे घर के ब्लैक सी पे, ब्लैक सी आप देखो, ये ब्लैक सी है, तुम हमारे घर तक आ गए हो, कल को तुम हमारे घर पे हमला कभी कर दोगे, हमारे लिए तो सुरक्षा का भावना है। जिस समय हम तुम्हारे घर के यहाँ पे आके बैठे, यहाँ पे आके बैठे आप क्यूबा में, तब तो तुम्हें खतरा महसूस होने लगा अमेरिका, ठीक है ना। क्यूबा में जब मिसाइल, अभी हम क्यूबा का संकट बताएंगे, जब रसिया ने अपना यहाँ मिसाइल तैनात कर दिया तो यहाँ पे लगा कि परमाणु युद्ध हो जाएगा, और तुम हमारे घर के बगल आके बैठने का प्रयास कर रहे हो। गलती तुम कर रहे हो कि हम कर रहे हैं। इसलिए कभी इफ यहाँ पे अपनी पोजीशन को कमजोर नहीं होने देना चाहता रसिया। एक पार्ट ये भी है आज के रसिया यूक्रेन वार का, उनको पता अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन गया तो मान के चलो ये पूरा ब्लैक सी हमारा तो पूरा एकदम दायरा सिमट के आ जाएगा, हमारे घर के दरवाजे पे दुश्मन खड़े रहेंगे। समझ रहे हो आप। तो यहाँ क्रीमिया का बच्चों युद्ध होता है, और क्रीमिया के युद्ध में, जो क्रीमिया का युद्ध आप लोग देख रहे हो, तो क्रीमिया कहाँ गया मैप, ये जो क्रीमिया का युद्ध आप देख रहे हो, क्रीमिया के युद्ध में बच्चों हुआ यही जो यहाँ पे युद्ध हो रहा है। यहाँ के युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने साथ दे दिया टर्की का, रसिया अकेले खड़ा रहा। मामला यहाँ तक सही था। आप कहेंगे सर एक बीच में क्रीमिया का युद्ध कहाँ बताने लगे, अभी तक आप इटली पढ़ा रहे थे। तो अब यहीं पे कहानी शुरू होती है इटली के एकीकरण के मार्ग प्रशस्त होने की। आप समझिएगा कैसे कैसे क्या घटना घटित हुई। यहाँ पे आप इटली में आइए, ये पीडमॉन्ट सार्डिनिया देख रहे हैं।
1848 में यहाँ पे इमैनुअल द्वितीय आ गया था। इमैनुअल द्वितीय के आने के बाद काबूर उसका प्रधानमंत्री बन गया था। काबूर ने यहाँ पे दिमाग लगाया। काबूर ने दिमाग क्या लगाया कि भाई साहब मौका उचित है, मौके पे चौका मारो। इस समय मौका क्या था कि क्रीमिया का युद्ध हो रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की के साथ जाके लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे जाके एक तरीके पर टर्की के साथ वहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं। अगर यही समय हम भी लोग थोड़ा सा साथ अगर चले जाएं कुछ लोगों को लेके, तो कल को हमारी जान पहचान या हमारा प्रभाव वैश्विक स्तर पर हो जाएगा। उसने अपने 15,000 सैनिकों को पीडमॉन्ट सार्डिनिया ने ऑटोमन इधर भेज दिया टर्की के साथ लड़ने के लिए, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड की सेना के साथ लड़ने के लिए उसने भेज दिया। अब आप देखिए, जब एक बार उनके साथ लड़ने के लिए भेज दिया क्रीमिया में, और क्रीमिया में जब रसिया की पराजय हो गई, क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 तक चला था, और 56 में जब क्रीमिया के युद्ध में रसिया पराजित हो गया, तो 56 में पेरिस की संधि या पेरिस में लोग आके एक टेबल पर बैठे, जिसे आप पेरिस की संधि के नाम से भी जानते हैं। 1856 में पेरिस में सब लोग आके इकट्ठा हुए। अब जब पेरिस में आके इकट्ठा हुए होंगे तो इंग्लैंड तो आएगा ही, वो भी शामिल था, ऑटोमन साम्राज्य तो रहेगा ही रहेगा, रूस तो बुलाया ही जाएगा क्योंकि हारा हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रिया भाई साहब सेंट्रल पॉइंट निभा रहे थे, उनको कहे तुम भी आ जाओ क्योंकि विश्व का निर्धारण हो रहा, तो तुम पहले से विश्व बीच में रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ। और जब तुम आ रहे हो तो एक काम करो कि अब पीडमॉन्ट सार्डिनिया का भी बुलाओ राजा, क्योंकि भाई पीडमॉन्ट सार्डिनिया लड़ा है, इसलिए लड़ा ही था कि कल को टेबल पर बैठेंगे तो हमारा भी नाम लोग जानने लगेंगे। अब जब बुलाया गया तो काबूर वहाँ पहुँचा, कि काबूर वहाँ बैठा, और काबूर बैठने के बाद अब उसने दिमाग क्या लगाया, खड़ा हुआ और कहता है भाई जब सबकी बात हो रही तो हमारी बात भी होनी चाहिए, हमारे देश के लोग क्या चाहते हैं। मतलब उसने अपना मुद्दा कहाँ उठा दिया, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, क्योंकि सारे अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे पेरिस में इकट्ठा हुए थे देश निर्धारण के लिए। और उस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब उसने अपने इटली का मुद्दा उठा दिया, इटली के लोगों का मुद्दा उठा दिया, तो कहा जाता है कि इटली का प्रश्न अब अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया। जैसे यूएन में पाकिस्तान क्या कहता है, बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा के कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास करता है, तो यही काम यहाँ पे काबूल ने दिमाग से कर दिया। ऑस्ट्रिया खड़ा होकर चिल्लाने लगा, ये क्या कर रहे हो भाई, काहे भाई इसको काहे उठाने दे रहे हो अपना मुद्दा। कहे भाई साहब आप बैठिए, वो 15,000 लोगों को भेजा था लड़ने के लिए, तो जो कह रहा सुनने में क्या हर्ज है। और उनको क्या दिक्कत थी, उनको दिक्कत ये थी कि लोम्बार्डी वेनेसिया की बात भी आएगी वहाँ पे, जो हमारे कब्जे में है इटली का क्षेत्र। तो लाख चिल्लाए, लेकिन चिल्लाने में कोई सुनवाई क्या होनी थी, क्योंकि काबूल अपना स्थान 56 तक बना चुका था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, 56 तक आप लोग पहुँच गए। स्थिति क्या परिवर्तित हो रही है, अब यही कहा गया कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। तो क्रीमिया का कीचड़ मतलब क्रीमिया का जो युद्ध था, वहीं से इटली का मुद्दा सामने आया। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ था। तो शायद अगर क्रीमिया का कीचड़ ना होता, पीडमॉन्ट सार्डिनिया अपने सैनिक ना भेज पाता, और इटली के एकीकरण या इटली के लोगों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ना बन पाता। तो शुरुआत तो इटली के एकीकरण से यहाँ से हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बता रहे हैं हाँ, अभी अलग अलग है, अभी आप उत्साह आपका जायज़ है, लेकिन चलने दीजिए, अभी वहाँ इटली के एकीकरण में पहुँचेंगे आप लोग। पीडमॉन्ट सार्डिनिया ने ये बात तो कह दी कि हमारा एकीकरण होना चाहिए, ठीक है, बात आगे बढ़ती है। वहीं पे बैठे हुए थे फ्रांस के शासक, कौन थे उस समय तक, कौन थे इस समय, नेपोलियन तृतीय शासक था। 1854 में बैठ गया था, अपने सम्राट घोषित कर लिया था। 56 में वहाँ बैठा था। वो काबूल को देखा, कहा यार तुम इंसान बड़े अच्छे हो, तुम तो बड़े काम के व्यक्ति हो यार, तुम्हारे दिमाग को तो दाद देनी पड़ेगी, तुम बताओ तुमने क्यों किया। कहा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कहा साहब आपने इतना ही हमारे लिए सोचा, यही बड़ी बात है, हम आपको अपने लिए करने का मौका भी जरूर देंगे अगर आप हमारी प्रतिभा से इतने ज़्यादा ही प्रभावित हुए हैं। नेपोलियन तृतीय बहुत प्रभावित हो गया था काबूल से। तो कहे ठीक है साहब, ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ के मंच पे हम बताएं हम चाहते क्या हैं, हम लोग कहीं अकेले मिलेंगे वहाँ बात करेंगे हम चाहते क्या हैं, और हम चाहते सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम आपके लिए भी सोच रहे हैं। कहता यार बात तो तुम यार इंसान बड़े अच्छे हो यार, हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम चाहते क्या हो, तुम कह रहे हो तुम्हारे बारे में भी चाहते हैं। कहे ठीक है हम लोग इस पर अकेले में बात करेंगे, आप समझ रहे हैं। तो कहे भाई अकेले का समय कब आएगा,
तो कहे 1-2 साल बाद में आ ही जाएगा। फिर आवाज इन लोग का दोस्ती का आवागमन शुरू, बगल फ्रांस है, बगल पीडमॉन्ट सार्डिनिया है, काबूल भाई साहब आने जाने लगे। 56 में कोलंबियस में बैठते हैं दोनों लोग। 1856, 2 साल बाद 54 के बाद 56 आता है, और कोलंबियस में बैठ के कोलंबियस की संधि करते हैं। और संधि में क्या कहे काम करते हैं। आप ऑस्ट्रिया को देख ही रहे हो, ये ऑस्ट्रिया जो है, जब तुम लड़ने गए क्रीमिया में तो तुम्हारे साथ आया नहीं है, और तुम्हारे ऊपर कितना इन लोगों ने क्या क्या काम किया, तुम्हारे चाचा के ऊपर, नेपोलियन के ऊपर क्या क्या मामला हुआ था। तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। ये जो लोम्बार्डी और बेनेफिया वाला जो क्षेत्र है, ये जो लोम्बार्डी और बेनेफिया का जो क्षेत्र है, इसको एक काम करो, हम इनके ऊपर इनसे युद्ध करते हैं, तुम हमारा युद्ध में साथ दे देना, और हम लोम्बार्डी और बेनेफिया छीन लेते हैं इनसे। देखिए उसका दिमाग देखिए कहाँ काम कर रहा काबूल का। और ये जो 2 क्षेत्र दिख रहा है नीस और सेवाय का, हमारा जो क्षेत्र है नीस और सेवाय, थोड़ा सा यहाँ पे इंडस्ट्रियल और थोड़ा सा वो खनिज उनिज है, तो काम करो तुमको हम नीस और सेवाय दे देंगे, ठीक है ना, तुम इसको ले लेना, हम क्योंकि तुम हमारा साथ दे रहे हो, इसको हम छीन लेते हैं। और हम थोड़ा बड़ा सोच रहे हैं, आपका भी स्टेक यहाँ रोम के पोप के साथ रहता है, स्पष्ट कुछ भी नहीं करें, लेकिन जैसा आप चाह रहे हो भविष्य में वही हम भी चाह रहे हैं कि इस पोप के अंतर्गत पूरा एकीकरण करवा देंगे। कहा नहीं है लेकिन इशारा कर दिया है। आप समझ रहे हैं, समझौता इसी बात पे हुआ कि तुम जब अभी लड़ने जाओगे ऑस्ट्रिया से, तो तुम्हारे साथ तुमको हम 2 लाख सैनिक भेज देंगे, वो तुम्हारे साथ लड़ेंगे, और तुम लोम्बार्डी और बेनेफिया जीत लेना, इसको कब्जा कर लेना जो तुम्हारा क्षेत्र है, और नीस और सेवाय हम ले लेंगे। मामला यहाँ तक ठीक चल रहा था, हुआ सब कुछ ठीक। बात आगे बढ़ गई, समझा ले गया उनको, वो समझ गया कि कोलंबियस में बैठ के, ठीक है, मामला आगे चल ही रहा था। युद्ध का रास्ता ढूंढा था, युद्ध का रास्ता मिल गया। भाई युद्ध करना है, अगर आपको इनसे लड़ना है तो आपको लड़ना है, भले कोई रास्ते नहीं कि आप रास्ता निकाल लेंगे, कोई उनके ऊपर कमेंट कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे जहां जानते हैं उनको गुस्सा आए, और गुस्सा आएगा लड़ाई हो जाएगी। नहीं आप थप्पड़ नहीं कुछ ऐसा करेंगे। अब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, इनका युद्ध होता है, युद्ध चलता ही रहता है, युद्ध चलता ही रहता है। युद्ध के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, सैनिक तो भेज देते हैं, ऑस्ट्रिया अपना सैनिक भेज दिया, आप देखते जाइए, ऑस्ट्रिया अपना सैनिक भेज दिया, फ्रांस अपने सैनिक भेज दिया, इनके साथ युद्ध शुरू हो गया। लोम्बार्डी जीत लिया गया। बेनेफिया जीते जाने के पहले ही ये भाई साहब विल्फ्रैंका स्थान था, विल्फ्रैंका में गए 2 साल बाद। 56 में लोम्बार्डी, वहाँ कौन सी संधि बताए, कोलंबियस की संधि बताए, कोलंबियस की संधि हुई थी, और 2 साल बाद युद्ध चलता रहा, और बेनेफिया जीते जाने के पहले फ्रांस और ऑस्ट्रिया आपस में समझौता कर लिए विल्फ्रैंका में, उसे विल्फ्रैंका की संधि कहते हैं। आप देखिए अभी पूरा उद्देश्य सफल नहीं हुआ था, उसके पहले विल्फ्रैंका की संधि हो गई 59 में, 1859 में। क्यों हो गई विल्फ्रैंका की संधि, ईयर हम एकदम कंफर्म कर देते हैं, 59 ही है, हाँ 59 ही था। 1858 में तो वहाँ वाला हुआ मैटर, क्योंकि 56 में तो पेरिस की संधि हुई थी, उसके साथ कहे हम मिलेंगे, 2 साल मिले, और 2 साल बाद 58 में मिले, 58 में कोलंबियस की संधि किए, और 1 साल युद्ध चल ही रहा था। अगले साल ही फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में 1859 में विल्फ्रैंका की संधि हो गई। अब आप कहेंगे सर एकाएक रास्ते में रात में सपना आ गया, क्या हो गया, बैठ के दोनों बात किए थे, क्या हो गया। बात ये हुआ था, ये जो इसके ऊपर ऑस्ट्रिया के ऊपर जो आप प्रसा देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया के ऊपर प्रसा देख रहे थे अपना, कल हमने दिखाया था ऑस्ट्रिया के ऊपर प्रसा है, जर्मनी इसके ऊपर बैठा है। प्रसा को लगा आज ऑस्ट्रिया कमजोर हुआ है, और प्रसा में भी राजतंत्र स्थापित है, इधर फ्रांस की ताकत मजबूत हो जाएगी, इटली की ताकत मजबूत हो ही रही है, लोग यहाँ पहुँच गए, कल दोनों मिलकर हमारे घर में भी आ जाएंगे। और फ्रांस और प्रसा के बीच में लड़ाई का कारण हमेशा बना रहता था, राइनलैंड का क्षेत्र वाला। तब प्रसा ने कहा एक काम करते हैं भाई साहब, परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। और जब एक खबर मिली किसको, जब एक खबर मिली फ्रांस को, इसके कान खड़े हो गए कि भाई साहब ये मामला बड़ा गड़बड़ है, अगर ये आ जाएगा बीच में तो दिक्कत हो जाएगी, और हम लोग का भी अगर स्थिति गड़बड़ हुई तो पता लगा फ्रांस के ऊपर दिक्कत आएगी। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया के साथ विल्फ्रैंका की संधि कर ली 59 में, और कहा ठीक है हम अपने सेना यहाँ से वापस बुलाते हैं। किसका मतलब, इसने एक तरीके से फ्रांस ने अपना जो अपने सैनिक को वापस बुला लिया। काबूल कहा ये क्या कर बैठे यार तुम, हमको बीच तुम युद्ध में छोड़ दिए,
तुम बीच रास्ते में किसी को छोड़ दो मझधार में, आगे बढ़ा दो, धीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है बगल पे निकल चलो, तो वाला मामला कर दिया कि सामने जब पहाड़ आया तुम बगल पे निकल चले। हमको तो तुमने लड़ा दिया पहाड़ से डायरेक्ट। अभी इतने मजबूत तो हम हुए नहीं थे, बट ठीक है, अब तुम हमको लड़ाए हो, हम लोम्बार्डी तक तो कब्जा कर ही लिए हैं, इसको तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम तो उसका साथ खाओगे नहीं, उसको ऑलरेडी हमने हराया है, अभी इतना बड़ा भी पैसा भी नहीं आएगा, मामला यहीं रुक गया। लोम्बार्डी को जीत लिया, बेनेफिया नहीं आ पाया, मामला यहाँ तक रुक गया। और इनसे बड़ा गुस्सा हो गया वो, उसके मन में बड़ी विक्षुब्धता आ गई, उसको लगा कि हम प्रधानमंत्री पद ही त्याग देंगे। यार ये बताइए, वैश्विक स्तर पर लोग ऐसे धोखा दे देते हैं, रास्ते में धोखा दे देते हैं। एक बार लगा यार सब कुछ लुट गया, मतलब वो बड़ा खराब फील कर रहा था, डिप्रेशन में चला गया था। कहा गया कि अभी जीत का प्याला चख ही रहे थे कि प्याला गिरकर टूट गया, मतलब चाय का प्याला पहला ही कप अभी हम ले ही रहे थे, पहले ही चुस्की लेते हुए गिर के टूट गया वो, मतलब खुशी को तुमने बर्बाद कर दिया। अब आप देखते जाइए, कौन काबूल वहां का प्रधानमंत्री था। मामला यहां तक समझे, पीडमॉन्ट सार्डिनिया में लोम्बार्डी आ गया था, बात आ गई 1861-62 की, कोई दिक्कत नहीं, मामला सब शांत हो गया। फिर वो भी कुछ दिन बाद गुस्सा, तुरंत डिप्रेशन रहता है, अगर आप लोग लड़ जाओ तो फिर शांत हो जाता है, उसका भी थोड़ा शांत हुआ। एक समय उसको लगने लगा गणतंत्र ही सही यार, उसी के अंतर्गत जो होना हो जाए, राजतंत्र के अधीन नहीं लग पाया कुछ हो पाएगा। उसी समय वो गैरीबाल्डी से मिलता है, गैरीबाल्डी से क्या करता है, गैरीबाल्डी से मिलता है और कहता है कि यार ठीक है तुम भी आओ, जो मैजनी का शिष्य था, तुम भी प्रयास करो। लेकिन क्या था, फिर अब इंतजार करते करते 1 साल 2 साल बाद 61 आता है, बैठता है फिर फ्रांस के जो राजा थे, फ्रांस के राजा के साथ फिर बैठता है और कहता है कि एक काम करिए साहब, आपसे नीच और सेवाएं देने के लिए हमने कहा था और आपने माना कि बीच में रास्ता छोड़ दिया, एक काम करिए, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम लोग बेनेफिया, अभी हम लोम्बार्डी और बेनेफिया वाला जो क्षेत्र हम लेने नहीं जा रहे हैं, आपको छोड़ दो, आपकी संधि हुई है ठीक है, हम तो जो वादा किया आपने तोड़ दिया, हम अपना वादा हम निभाएंगे, तुमको नीच और सेवाएं हम दे देंगे, लेकिन तो एक छोटा सा काम कर दो। उसका दिमाग फिर चलने लगा। कहीं हाँ मैजनी का, उसका नहीं काबूल का, मैजनी तो 1830 में चला गया था, उसका मामला खत्म है, काबूल का दिमाग फिर काम करने लगा। उसने कहा कि एक काम करना, एक काम आप कर दीजिए हमारे लिए बस, कि आप इन दोनों को हम तुमको दे ही रहे हैं और जनमत संग्रह करवाओगे तो भी इनके लोग तैयार हो जाएंगे, चले जाएंगे तुम्हारे साथ, हम यहाँ पे चल रहे हैं जनमत संग्रह कराने। उसको पता था कि यहाँ की जनता भी अपने हैब्सबर्ग के शासन से दुखी है, अगर यहाँ पे इस परमा, मैडना और टस्कनी में, रोम को छोड़कर, रोम की बात नहीं करेगा क्योंकि पोप है, पोप का तो फ्रांस यहाँ फेना रखता है अपनी, उसकी बात नहीं है, लेकिन इस परमा, मैडना और टस्कनी में, परमा, मैडना, टस्कनी में इसने कहा कि हम एक जनमत संग्रह कराना चाहते हैं, तो एक काम करो 5 जगह जनमत संग्रह करा लिया जाए, 1-2 तुम्हारा हो जाएगा, 1-3 हमारे में आ जाएगा, ऊपर का तुम्हारे उनकी लड़ाई भी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया का क्षेत्र भी नहीं है, ऑस्ट्रिया अपना राजा बैठाया है, लेकिन चूंकि डायरेक्ट उसके कंट्रोल में नहीं है तो हो सकता है उतना गुस्सा आपसे नहीं होगा। वो कई बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि उनके क्षेत्र में तो हम नहीं जा रहे हैं ना, तुम बेनिफिट छीनने की बात तो नहीं कर रहे हो, चलो तुम जनमत संग्रह करवा लो। अब उसने यहाँ पे जनमत संग्रह का आयोजन करवा दिया परमा, मैडना और टस्कनी में, और नीस और सेवाएं इसको दे दिया। ये परमा, मैडना, टस्कनी, ठीक है ना, हम एक बार मैप में कंफर्म कर लें परमा और मैडना को, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। हाँ परमा, ये परमा यही है, परमा, मैडना और टस्कनी, ये परमा डचिश लिखा है ना, और हाँ एक कैपिटल स्टेट लिखा है, ये मैडना है, और एक टस्कनी देखिए लिखा ही है, ठीक है ना, और ये रोम, पोप का रोम में लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो परमा, मैडना और टस्कनी में इन्होंने क्या किया है, परमा, मैडना और टस्कनी में इन्होंने क्या किया है, जनमत संग्रह करा दिया है, और यहाँ पे भी जनमत संग्रह नीस और सेवाएं इनको मिल गया, परमा, मैडना, टस्कनी आ गया पीडमॉन्ट सार्डिनिया का पार्ट। हाँ यहाँ भी नाम मात्र कर जनमत संग्रह हो गया था कहने के लिए, क्योंकि यहाँ वैधता लेना था ना कि जनमत संग्रह के माध्यम से इतने जहाँ की जनता चाह रही है हम तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। जनमत संग्रह मतलब जनता वोटिंग करती है हम किसके साथ जाना चाहते हैं, जनमत मतलब जन का मत, उसका संग्रह हो, जहाँ जाना चाहे जाए। तो यहाँ की जनता ने अपने राजा के साथ ना जाके पीडमॉन्ट और सार्डिनिया के साथ जाना उचित समझा, क्योंकि इसका मानना था कि यहाँ के राजा ठीक है, ये लोग देश के एक, इसको सबको एक करने के बारे में सोच रहे हैं। अब पीडमॉन्ट सार्डिनिया में कौन कौन शामिल हो गया, पीडमॉन्ट सार्डिनिया था ही, लोम्बार्डी आ गया, परमा, मैडना, टस्कनी, इतना इटली एकीकृत हो गया बच्चों। नीस और सेवाएं जाने दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
मामला 1862 तक है। अब उसको लगा कि यहीं पे रुक जाना उचित है, क्योंकि अगर इसके बाद हम कुछ करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि हमको इसके आगे भी इटली को एकीकृत करना है, क्योंकि उसको पता था अगर अब बचता रोम है, अगर हम रोम पे हमला करते हैं तो फ्रांस गुस्सा हो जाएगा, और नेपुल्स ऑफ सिसिली पे करते हैं ऑलरेडी बुर्बो वंश वाला मामला है, अभी भी थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है मामला, यहाँ भी खतरा है। माना कि डायरेक्ट नहीं काम करेगा लेकिन खतरा तो है ही है। और अगर हम वेनेसिया पे जाते हैं तो ऑस्ट्रिया का खतरा है, उनके साथ भाई गुस्सा हो सकते हैं। समय का इंतजार करने लगा, अभी अपने लिए तैयार वो था। लेकिन नीस और सेवाय को इसको जो लेके था, नेपुल्स ऑफ सिसिली को लेकर उसका दिमाग थोड़ा काम कर रहा था कि इसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचते हैं, पहले यहाँ पे यहाँ के लोगों को भड़काते हैं, और यहाँ के लोगों को भड़का के ही कुछ काम करते हैं बुर्बो वंश के खिलाफ। तब वो गैरीबाल्डी से मिलता है, काबूल गैरीबाल्डी से मिलता है। गैरीबाल्डी मैजनी का शिष्य, उसका क्षेत्र ही नीस और सेवाय वाला वो था, वो नीस का और सेवाय वाला क्षेत्र का रहने वाला था। उसने वो जब उससे मिला तो उसने कहा काम तो तुमने बहुत गलत किया है। कहे क्या गलत, कहे क्या हो गया? कहे तुमने हमारे देश को बेच दिया फ्रांस के हाथों, क्योंकि नीस हमारा देश था और तुमने उसको हम फ्रांस के हाथों बेच दिया, और तुमने हमें रातों रात अपने घर में ही विदेशी बना दिया। कहे भाई मरता क्या ना करता, उद्देश्य बड़ा है, जो तुम चाह रहे हो वही हम भी चाह रहे हैं, बट समय का इंतजार है, अगर उसको ना देते तो ये सब अभी इसका रास्ता ना खुलता। कहे तो क्या करना चाहते हो? कहे एक काम करो, तुमको एक छूट दे रहे हैं, तुम इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल के नाम पर तुम जाओ। उसका एक लाल कुर्ती एक सेना बनाया था वो 1000, उसमें वो लाल कुर्ता पहने रहते थे वो लोग। कहा कि इनको लेके तुम जाओ और ये जो लाल कलर नेपुल्स सिसिली वाला मामला है यहाँ पे तुम जाके अपना खेल खिलाओ, दिखाओ जो तुम्हें करना हो, शासक बनो, जो करना इनके नाम पे जो करो। वो 1000 लोगों को गया लेके और तलवार के बल पर नेपुल्स और सिसिली को कब्जा कर लिया, और कहा कि हम विक्टर इमैनुअल के सेनापति यहाँ अब यहाँ के उनके नाम पर हम यहाँ शासन चलाएंगे। अब आप देखिए, उनके नाम पर हम यहाँ शासन चलाएंगे, हम यहाँ सम्राट हैं, और लेकिन हमारी विचारधारा गणतंत्र की विचारधारा है। आप समझ रहे हैं? कहने लगा हमारी विचारधारा गणतंत्र की विचारधारा है, तो राजा बन बैठा। यहाँ तक तो मामला ठीक था। इनका गुस्सा होना फ्रांस का थोड़ा सा लाजमी है, गुस्सा आएगा, लेकिन वैसा गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि एक गलती यहाँ की है, जब भाई हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया में था तो यहाँ भी था, तुमने यहाँ जनमत संग्रह करा दिया, तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं था, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल केवल रोम के में अपने सेना भेजो, यहाँ कुछ करता तो दिक्कत थी, इसलिए बहुत कुछ यहाँ पे नहीं किया उसने। जब नेपुल्स ऑफ सिसिली पे गैरीबाल्डी जाके कब्जा कर लिया, लेकिन जब वो वहाँ सम्राट बन बैठा तो उसने एक काम किया, कहा भाई साहब अब समय आ गया है, इटली का एकीकरण करके रहेंगे। अभी यहाँ कब्जा किए हैं, अब हम जाके वेनेसिया पे कब्जा करेंगे और रोम पे कब्जा करेंगे। तो कहा यार हमने भेजा था बम, तुम तो बारूद बनकर फटने को तैयार हो गए यार, तुम्हें कर क्या रहे हो? अगर तुमने घोषणा कर दी है और तुम यहाँ शासन हमारे नाम पे चला रहे हो, आप समझने का प्रयास करिए। पीडमोंट सार्डिनिया मतलब उसके जो शासक थे इमैनुअल विक्टर के नाम पे तुम शासन चला रहे हो और घोषणा कर रहे हो कि हम रोम पे कब्जा करेंगे और वेनेसिया पे कब्जा करेंगे। यार एक घर के बगल बैठा है, आके हमला कर देगा फ्रांस, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, वेनेसिया का नाम लेते, तुम रोम का नाम ले लियो यार। यहाँ पे वो फैना बैठाता है, वो कल को मामला धर्म का है, उसके आस्था का विषय है, कल को हमारे ऊपर हमला कर देगा। तो अपने राजा को समझाया, कहा यार उचित समय है, तुम उसको जाके उसको समझाओ, उसको वहाँ से हटा के अपने कब्जे में लो, वरना यहाँ खतरा हो गया है। और काबूल समझाता है अपने राजा इमैनुअल द्वितीय को, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को समझाता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान मत भटकाइएगा, समझते जाइए, अंतिम चरण पे चल रहे हैं। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय पहुँचता है वहाँ पे, कहता हम आ रहे हैं। और वहाँ पे जब पहुँचने वाला होता है, चूँकि एक चाहता था गणतंत्र के आधार पर इटली का एकीकरण हो, क्योंकि इसका गुरु कौन था? मैजनी था, जो कि गणतंत्रवादी था। अब लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पहुँचने लगा तो इसको लगा कि यार मामला आपस में लड़ने से अच्छा है, इससे इटली अगर आपस में लड़ गए, मान लो निर्णय कुछ भी रहा, नुकसान इटली का होगा। तो उसने राफ्ट के नाम पर उसने कहा कि हम अपना शासन, अपना सत्ता यहाँ पे छोड़ने को तैयार हैं, तुम आओ कब्जा करो, यहाँ पे अपना शासन शुरू करो, जिसको बैठाना हो बैठा दो। तो उसने राफ्ट के लिए अपना पद तुरंत त्याग दिया, कहा हम आपके नाम पे तो शासन चला रहे थे, हाँ माना कि हमने 2 घोषणा बिना आपसे पूछे कर दिया था, वो हमारी महत्वाकांक्षा थी, बट हम आप कहते हो तो हम छोड़ने को तैयार हैं। अपना कैलकुलेट किया होगा कि जीतेंगे तो है नहीं, लाओ छोड़ भी देते हैं। इसको इसने छुड़वा दिया, मामला यहाँ तक हो गया। अब कौन कौन शामिल हो गया उसमें? पीडमोंट सार्डिनिया में
पीडमॉन्ट, ओहो ये आप देखिए, अभी आप रुकिए, पीडमॉन्ट सार्डिनिया उसका हो गया, परमा मैग्ना टस्कनी उसका हो गया, और उसके बाद नेपुल्स और सिसिली भी अब उसका हो चुका था। मामला यहाँ तक शांत है, सब खत्म। 62 के बाद 1862 के बाद स्थिति संभल गई, जो होना था सब हो गया। अब बात आती है कि अभी कौन कौन बचा है। वेनेशिया बचा है और रोम बचा है, ठीक है ना। वेनेशिया बचा है और रोम बचा है, तो सब तो मिल गया इटली में। अब कहते हैं कि इसके लिए उचित ऑफर कब आएगा, उस उचित ऑफर की तलाश में है, ठीक है, वो उचित ऑफर की तलाश में है। वो कहाँ गया मैप, यही मैप था ना। एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप उचित ऑफर की तलाश में है कि उचित ऑफर कब आएगा। उचित ऑफर आता है 1866 में, और 1866 में सिडावा का युद्ध होता है। सिडावा स्थान था, सिडावा का युद्ध होता है, ठीक है। 1866 में सिडावा का युद्ध होता है, ठीक है। सिडावा का युद्ध होता है 1866 में, और 1866 में वो सिडावा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। प्रफा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हुआ। बच्चों ध्यान रखिए, 1800 इधर ध्यान रखिए, आपको सब लिखाएंगे। आप लोग अभी दो बचा हुआ है, इनको भी एक कर लीजिए। बचा हुआ है ये आपका रोम और ये आपका वेनेशिया बचा हुआ है। 1866 में सिडावा का, अब इंतजार कर रहा समय का, जाना डायरेक्ट लड़ना नहीं ठीक है। इससे लड़ेंगे तो फ्रांस गुस्सा है, फ्रांस से जीत नहीं पाएंगे, और इससे लड़ने जाएंगे भी ऑस्ट्रिया के साथ, पता नहीं क्या हो, भी पीछे आके ताकत अपने दिखाई दिया है, ठीक है ना। परमा मैग्ना टस्कनी को तो जनमत संग्रह से मिला लिया। किसको? ऑस्ट्रिया को हमने कहा नहीं कि उसका पुराना हैब्सबर्ग को बैठाया था, लेकिन क्या हुआ कि घर का मामला यहाँ फ्रांस उसको बैक कर रहा ना, अपने मन से थोड़ी जनमत संग्रह करा रहा, फ्रांस जनमत संग्रह करा रहा। तो अब फ्रांस से लड़ने क्यों जाएगा, यहाँ डायरेक्ट क्षेत्र का मामला था, तब वो तबा रहा था लड़ने के लिए, इनके लिए लड़ने क्यों आएगा, क्योंकि फ्रांस से बैक करवा रहा ना, अपने अकेले अपने दम पे थोड़ी करवाया था। तभी तो कहा कि हम तुमको नीच और सेवाएं में भी करा के रख लो। हमेशा अपने साथ एक बड़ी ताकत लेके चल रहा था, उसका दिमाग ही तो था ना, उसको पता था कि अगर ये साथ नहीं देगा हम यहाँ जनमत संग्रह कराएंगे, हो सकता आ जाए। इसीलिए तो जो कि फ्रांस बैक कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और फ्रांस को था कि ये सबको एक करके अंतोगत्तो रोम के अंदर कर ले आ देगा। उसको शुरुआत में वो सब्ज बाग दिखाया था कि अंतोगत्तो हम रोम के साथ ही, रोम के अंतर्गत ही सब कुछ चल रहा है, रोमी सेंटर में उसी के चलेंगे, लेकिन दिमाग में काबुल के कुछ और चल रहा था। आया 1866 जब सिडावा का युद्ध होता है, और सिडावा का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, जो जर्मनी जिसे कहते हैं। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में लड़ाई होती है, और ये कहता है इससे अच्छा उचित अवसर नहीं मिलेगा, प्रसा भी मजबूत है। जहाँ बिस्मार्क वाला मैटर चल रहा है, अभी बिस्मार्क की भूमिका देखेंगे, तब तक बिस्मार्क आ गया, उसको लग गया था, उसकी भी ताकत बहुत तगड़ी ताकत है। तो इसने तुरंत मौके का फायदा उठाता है। इधर ध्यान रखिए, मौके का फायदा उठाता है बच्चों, और अपनी सेना मतलब काबुल या अपनी सेना प्रसा के पक्ष में भेज देता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बीच में छोड़ने वाली हमारी आदत नहीं है। और सिडावा के युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित होता है, और पराजित होने के बाद चूंकि साथ दिया था, कहा कि अब इसका निस्तारण तो होना ही है फैसला, ये जो वेनेशिया का क्षेत्र है हम इसको हमको दिला दो, अब तुम्हारा साथ दिए हैं, तो वेनेशिया मिल गया इसको। यहाँ तक अब मौके की तलाश में है कि रोम बचा हुआ है। रोम कैसे आ जाए उसके हाथ में, हाँ ऑस्ट्रिया हार जाता है सिडावा में प्रसा से। अब जब हारेगा तो हारने के बाद तो कुछ तो तुम, जैसे आप दो लोग लड़े हो, आप हार गए तो हार का जो कुछ आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, जो हारे वो क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, या पैसे की भरपाई करना पड़ेगा, या पीछे हटना पड़ेगा। वेनेशिया मिल गया ऑस्ट्रिया को, क्योंकि प्रसा के साथ लड़ने गया था वो ना। और वेनेशिया क्या करेगा, इस वेनेशिया को प्रसा क्या करेगा, प्रसा तो इसके ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ लगा हुआ है। अगर आप मैप में, अगर आप देखिए वर्ल्ड मैप में, ये देखिए यहाँ पे है, और यहाँ तक तो ऑस्ट्रिया है, तो इसके नीचे वाला पार्ट है, ये क्या करेगा यहाँ लेने के लिए आके, आप समझ रहे हैं ना। वेनेशिया तो इसके पक्ष में है, ये वेनेशिया तो यहाँ पे है, ऑस्ट्रिया के नीचे ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर है प्रसा। तो ये वेनेशिया के लिए तो उनके साथ लड़ने के लिए अपनी सेना भेजा था।
अब 1866 में जब सेडावा का युद्ध हुआ और सेडावा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया पराजित हो गया, तो पराजित होने के बाद उसके फैसले के तहत, उसकी संधि के तहत वेनेसिया का पार्ट इनको मिल गया। अब बचा है रोम। रोम के लिए 4 साल का वेट करता है और 70 में क्या, काबूल का दिमाग देखते जाइए। अब 4 साल का वेट करता, कुछ कहीं तो फ्रांस के साथ दिक्कत हो, और जब मौके की तलाश में रहता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मजबूत हो गया था। पीडमॉन्ट, ठीक है, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मैडना, टस्कनी, नेपोल, सिसिली सब हो गया इसका, यही बचा है। और यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं कर रहा है, हमेशा 15,000 सैनिक आसपास रखता था यहाँ पे, हमेशा फ्रांस अपने अच्छे सैनिक रखता ही था। अब 4 साल बाद सेडान का युद्ध होता है। सेडान का युद्ध होगा प्रूसिया और फ्रांस के बीच में। हाँ, वो अभी जब कल जर्मनी के एकीकरण पढ़ाएंगे तब वहाँ सेडान के युद्ध को बताएंगे, क्योंकि स्पेशली वहाँ का युद्ध है। और जब जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था 1870 में, 66 के बाद 4 साल बाद 1870 में, 1870 में जब सेडान का युद्ध चल रहा था बच्चों, तो 1870 में जो सेडान का युद्ध चल रहा था, तो सेडान के युद्ध में इसने क्या किया, अब चूंकि इनकी पराजय होने लगी प्रूसिया ने फ्रांस को, क्योंकि बिस्मार्क बहुत मजबूत था। अभी बिस्मार्क का भी दिमाग आप देखिएगा, इसके जस्ट बाद आएगा। बिस्मार्क को एक तरीके से भारत कहा जाता है कि जो भारत के बिस्मार्क, उनको सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है ना, तो सरदार पटेल की तरह उसका भी दिमाग था, अभी पढ़ाएंगे। तो सेडान का युद्ध जानबूझ के लड़ा था फ्रांस से, क्योंकि राइनलैंड का वही क्षेत्र छीनना था उसको, वो जबरदस्ती। तो अब उसने सेडान का युद्ध छेड़ा और सेडान के युद्ध में फ्रांस को लगभग हार तय होने लगी। अब वो क्या किया, उसके सैनिक जब कम पड़ने लगे तो उसने रोम से जो अपने सैनिक यहाँ लगा रखे थे बुला लिया कि आओ पहले प्रूसिया पे लिपट लेते हैं, यहाँ तो अभी कोई खतरा नहीं है। हाँ, फ्रांस को। और इसी के इंतजार में था ये पीडमॉन्ट, सार्डिनिया, जो काबूल, और काबूल की दोस्ती 4 साल पहले तो हो ही चुकी थी प्रूसिया से ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में। कहा भाई साहब एक काम करते हैं, तुमको फ्रांस को हराना है ना बिस्मार्क से, तुम जैसे सेना हटाया हम रोम पे कब्जा करते हैं, तुम इसको इधर उलझाए रखो। जैसे अपनी सेना हटा के इधर ले गया, वैसे यहाँ कब्जा कर लिया रोम पे पूरा हो। आप समझ रहे हैं ना। तो 1870 में अब पूरे इटली पे, मतलब पूरे इटली का एकीकरण हो गया। उधर फ्रांस पराजित हो गया, यहाँ कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि प्रूसिया या बिस्मार्क का ऑलरेडी दबाव है, और बिस्मार्क उस समय इटली के साथ खड़ा हो गया था। समझ गए। तो इटली के एकीकरण की पूरी भूमिका देख रहे हैं, अलग अलग कैसे क्या क्या भूमिका थी। काबूल की क्या भूमिका थी, गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, मैजनी की क्या भूमिका थी, उसमें राइनलैंड के क्षेत्र को लेके। और प्रूसिया अपनी हेजिमोनी करना चाहता है, क्योंकि वहाँ जिस तरह यहाँ इटली के एकीकरण का मुद्दा है, वैसे वहाँ प्रूसिया के अंतर्गत जर्मनी के एकीकरण का मुद्दा आएगा। वो बराबर चल रहा है, दोनों घटना बराबर चल रही है, दोनों 1850 में चल रही है। अभी तो हमने 2 जगह जहाँ दोनों की जरूरत थी वहाँ साथ ला के दिखा दिया, नहीं तो उनका भी 1848 और 1870 चल रहा। ये जो हमने आपको मैप अभी दिखाया था, ये जो स्लाइड आपको दिखाया था आगे, ये देखिए क्या लिखा है, 70 71 70 71, क्योंकि इधर इनका एकीकरण हो रहा है, इधर इनका एकीकरण हो रहा पूरा। दिमाग मानना पड़ेगा। अभी बिस्मार्क को कल सुनेंगे और खुश हो जाएंगे। अभी तो आप सिर्फ काबूल का दिमाग देखे हो, काबूल का दिमाग केवल यही चल रहा, बिस्मार्क का दिमाग तो पूरे विश्व और पूरे वहां चलेगा। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई आप लोग की इटली के एकीकरण में। हाँ, रोम तो फ्रांस के अंतर्गत था, मतलब हाँ एक तरीके से रोम पे वो कब्जा करना था, वहां सैनिक उसके रहते थे, और रोम को चाहता था रोम स्वतंत्र रहे, क्योंकि रोम कैथोलिक देश है, स्वतंत्र मतलब एक वहाँ पोप का शासन उसी के अंतर्गत पूरा इटली रहे, वो ये चाहता था। जैसे सेना हटाया तो वहाँ रोम पे कब्जा उसका हो गया। ठीक है, राजतंत्र। अब पीडमॉन्ट सार्डिनिया के अंतर्गत एकीकरण हो रहा। भाई काबुल तो इमैनुअल विक्टर द्वितीय का वो है, तो पूरा एकीकरण तो उसी के अंतर्गत हुआ है ना, राजतंत्र के अधीन ही हुआ है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आप लोग को यहाँ? भाई दोबारा भेजेगा जब इतना मजबूत रहेगा तब तो ना। उसके अब बेट तो करते हैं, सब बेट करते हैं, उनके मजबूत आका ऊपर बिस्मार्क बैठा है भाई, बिस्मार्क उसको बैक कर रहा है। तभी तो कहे ना काबूल का दिमाग था, जो चार्ल्स एल्बर्ट कहता था अकेले चलो, इटली फेरा डियासा कहता था, मतलब इटली अकेला चलेगा। काबूल आके कहा इटली अकेला नहीं चलेगा, इटली लोगों का साथ लेके चलेगा मजबूत ताकत का। कहा हम तुम्हारी नीति को छोड़ते हैं, तुम अपनी नीति के चलते आज हार रहे हो। तो इसीलिए देखिए जब भी जहाँ यहाँ कब्जा करना हुआ इसका साथ लिया रहा, ठीक है, और जब यहाँ पे कब्जा करना हुआ तो उसका साथ ले लिया, यहाँ पे कब्जा करना हुआ फिर पेशा का साथ ले लिया। हमेशा मजबूत का ताकत देख के उसके साथ मिल जाता था वो। तो इसलिए कहा जाता काबुल का दिमाग, इटली के कर्ण में काबुल का दिमाग लगा हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को?
आज इटली के एकीकरण में कोई पूछेगा आप लोगों से, एक मिनट, अगर इटली के एकीकरण में कोई आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बता ले जाओगे? एक एक चीज आप लोग बता दोगे? उसके बारे में एक लाइन कही जाती है, उसके बारे में एक लाइन कही जाती है कि जब उसको दे दिया तो गैरीबाल्डी ने एक लाइन कहा था, जब पूरा पीडमॉन्ट सार्डिनिया का इस पे इटली के तहत एकीकरण हो गया, तब उसने कहा था कि हमने बुर्बो को तो खदेड़ दिया लेकिन एक दूसरे राजवंश को ले आए, एक लाश को अबदस्त कर दिया किंतु उसके एक बीमार भाई को बैठा दिया। मतलब एक तरीके से राजतंत्र को ही हमने एक तरीके से यहाँ पे दोबारा उसके अस्तित्व को हमने यहाँ सामने ला दिया था, वो कहा था अपने लास्ट में। लेकिन हमारा कहने का सेंस, इटली के एकीकरण में आप लोगों को कोई दिक्कत, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई, कब कैसे क्या क्या चला है, लोम्बार्डी कब क्या हुआ है, पोलम्बियस की संधि क्या थी, बिल फ्रैंका का विश्वासघात क्या था, बिल फ्रैंका में कौन कौन संधियां हुई, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मैंने बताया कि एक बार चार्ल्स एल्बर्ट ने प्रयास किया, नहीं हुआ। जल्द से 5 मिनट में समराइज कर देते हैं बच्चों, हम चाहते हैं कि इसके बाद इटली के एकीकरण को आप लोग पढ़ा सको। हाँ, काबूल उसका प्रधानमंत्री या चांसलर ही कह सकते हैं, वहाँ जो राजा के अंतर्गत जो बड़ा पद होता था, जो जिसके तहत चलता था, इसलिए कहा गया संवैधानिक राजतंत्र चल रहा, क्योंकि ये लोग जो नियम एक तरीके से ये लोग नियम वो बनाते थे, राजा निर्णय लेता था, तो इसलिए संवैधानिक राजतंत्र वाला मुद्दा था। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पीडमॉन्ट सार्डिनिया वाला जो पहला शासक चार्ल्स एल्बर्ट था, इसने प्रयास किया, नहीं हो पाया, इमैनुअल द्वितीय के उसमें छोड़ दिया अपना गद्दी। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे काबूल उसका प्रधानमंत्री बना इमैनुअल द्वितीय का, वो दिमाग लगाने लगा। तब तक घटना क्रीमिया के युद्ध की होती है 54-56, और 54-56 में क्रीमिया में इन्होंने अपनी सेना भेज दी। बस समरी है, 2 मिनट में हम कराते हैं। सेना भेजी 15,000 की, और सेना भेजने के बाद उसने क्या किया, वहाँ पे एक तरीके से अब उसको मौका मिल गया, चूंकि जब ऑटोमन साम्राज्य तुर्की जीत गया तो पेरिस की संधि 56 में पेरिस में सम्मेलन बुलाया जाता है, वहाँ पे उसने इटली का मुद्दा उठा के इटली के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। वहाँ पे उसकी दोस्ती हो गई नेपोलियन तृतीय से। नेपोलियन तृतीय ने उसे कहा, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप बताइए क्या करें, हम बड़े लोग, तो कहा मौका देंगे। 2 साल बाद कोलंबियस में कहा बैठते हैं हम लोग, अकेले में बात करेंगे क्या हम चाहते हैं, सबके बीच में बात नहीं होती है, इसमें हमारा तुम्हारा दोनों का हित है। तो कोलंबियस में दोनों बैठते हैं वहाँ पे 58 में, और 2 साल बाद और 58 में जब कोलंबियस में बैठते हैं, कोलंबियस की संधि होती है, उसके तहत नीफ और सेवाई इनको मिलना था और लोम्बार्डी बेनेफिया उनको मिलना था। चीज़ें आगे हुई, युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया से, लोम्बार्डी तो मिल गया बट बेनेफिया जब तक कब्जा करता तब तक इन्होंने एक बिल फ्रैंका की संधि कर ली जाके उससे। नहीं लिया, नहीं, उसने कहा हम बीच में भाई साहब हम गलती कर रहे हैं, तुम्हारा साथ देने कहते छोड़ रहे हैं, हम अभी मांग भी नहीं नीच सेवाएं, तुम रखो अभी नीच सेवाएं, अभी तुमसे तुरंत लेंगे, तुम और मानोगे तो और बड़ा विश्वासघात हो जाएगा कि तुमने हमारा साथ में नहीं दिया और नीच सेवाएं भी लेने की बात तुम कर रहे हो। तो कुछ कहा हमको चाहिए, अभी कुछ नहीं, बस हम पीछे हटना चाहते हैं। तो पीछे हट गया। इधर क्या हुआ, बेनेफिया नहीं कब्जा पाया, मन में विक्षुब्धता थी, एक बार लगा कि पद त्याग दें, संन्यास ले लें, बट संभालता है अपने को स्थिति से। फिर उसके बाद उनसे कहता है काम करते हैं, तुम वहाँ दिला तो नहीं पाए लेकिन नीच सेवाएं तुम्हें देना चाहते हैं, हम तो भाई हम तुमसे वादा किए हैं, तो मेरा दिल मान नहीं रहा, अंदर से बात आ रही तुमको दे ही दें, तुम मांग भले नहीं रहे हो लेकिन कुछ देर तो साथ दिए थे ना। तो कहा अच्छा चाहते क्या हो, कहा कि अच्छा एक काम है कर लो, एक 2-3 जनमत संग्रह करवाना चाहते हो करवा दो, तुम यहाँ भी करवा लो तो तुम्हारे साथ चला जाएगा, वो हमको थोड़ा मिल जाएगा, हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा, लोग संतुष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे साथ अच्छा संबंध रख रहे हैं, नीच और सेवाएं दे रहे हैं तो लोग गुस्सा नहीं होंगे हमारे कि हमको इसका क्षेत्र तुमने दिलाया है, अभी ऐसे तुमको दे देंगे तो लोग हमारे लोग गुस्सा हो जाएंगे कि भाई देखो तुम्हारा धोखा भी दिया तो भी तुम नीच सेवाएं दे रहे हो। तो क्या अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, तुम करा लो यहाँ जनमत संग्रह। और जैसे जनमत संग्रह कराया, परमा मरना टेस्ट नहीं मिल गया और नीच सेवाएं इनको दे दिया। फिर बात आती है नेपुल ऑफ फीफली की। नेपुल फीफली में गैरीबाल्डी को भेज देता है क्योंकि यहाँ पे इसका क्षेत्र जा चुका था, बेचारा दुखी था, कहा तुमको मौका दे रहे हैं तो अपना देश ही बनाओ, यहाँ पे हम लोग आएंगे, उसको हम लोग बाद में कब्जाएंगे, अभी तुम इसको पहले कब्जा कर लो जाके। तो उसने उसको भेज के कब्जा करवाया और यहाँ पे बाद में फिर इमैनुअल द्वितीय पे कहा समय आ गया तुम जाके संभाल लो शासन वहाँ, नहीं तो ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इमैनुअल द्वितीय आया, यहाँ शासन संभालता है, उसके बाद मौके की तलाश में रहता है। 1866 में स्वेडावा का युद्ध होता है और स्वेडावा के युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध चलता है। इसने अपनी सेना प्रसा के सहयोग में भेज दी, बिस्मार्क का साथ देने भेज दिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया हार जाता है, जब हार जाता है तो मजबूरन बेनेफिया छोड़ना पड़ता है ऑस्ट्रिया को। अब इसके पास वेनेसिया भी आ गया था, बचा रोम था, उसके इंतजार में था क्योंकि डायरेक्ट फ्रांस से इटली लड़ना नहीं चाहता था। अब बिस्मार्क रास्ता ढूंढ रहा था लड़ने के लिए, ये इतना रास्ता ढूंढ रहा था भी बताएंगे, पत्र अखबार में छपवा देता था इधर उधर की किसी तरह आके हमसे लड़ ले, क्योंकि उसको मत पता था मजबूत हो चुके हैं। और जैसे वो लड़ता है
फिर एक ये जानता है कि फ्रांस का साथ देना उचित नहीं, क्योंकि रोम में उसकी वो है। जब उसकी सेना हारने लगती है, रोम से अपने जो बचे हुए सैनिक को बुलाता है, जैसे इसको छोड़ता है ये यहाँ कब्जा कर लेता है। इस तरह पूरे इटली का एकीकरण, सेडान के युद्ध के साथ इटली का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक किसी को बच्चों कोई दिक्कत नहीं।